ओके। तो A2 सेक्शन में बहुत लोगों का पहले से डाउट था। गुड मॉर्निंग सभी को फिर से एक बार। और A2 सेक्शन में आप लोगों को डाउट था कि हाँ सर, मंडे को क्लास नहीं किए थे बहुत लोग, तो गैस लॉज में अलग अलग में दिक्कत हो रहा था। तो हम उसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और एक एक गैस लॉज को बताते हुए आइडियल गैस लॉ आप लोग को कवर कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा सब। ओके, लेट मी स्टार्ट। तो सबसे पहले ऑलरेडी आप लोग जानते हो बॉयज लॉ सबने पढ़ रखा है। तो बॉयल्स लॉ क्या था? बॉयल्स लॉ आपका था एट कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एंड फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस मतलब आपका टेम्परेचर फिक्स रहेगा गैस का, और दूसरा आपका अमाउंट फिक्स रहेगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स आपका फिक्स रहेगा। ठीक है। अगर ऐसा है तो बोला जाता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग को पता है कि प्रेशर, कौन सा प्रेशर के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। तो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल प्रेशर के बारे में जनरली बात होता है। आपको ये चीज ऑलरेडी हम बता चुके थे कि पी इंटरनल पी एक्सटर्नल में कंफ्यूज नहीं करना है। तो P external is inversely proportional to the volume of the gas। तो यहीं से हम लोग बोल सकते हैं कि आपका अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए हम लोग, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग हटाएंगे तो लिख सकते हैं P एक्सटर्नल और इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट से K1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय V। यहां से अगर हम लोग K1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं K1 इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटू वी। ठीक है। एक्सटर्नल वर्ड का यूज अब हम नहीं करेंगे। ये चीज आप लोग को ध्यान में खुद रखना है कि बॉयस लॉ जो आपका है, बॉयस लॉ आपका किस चीज के लिए है, ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर के लिए है। ठीक है। तो K1 इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू वी। तो इसी फॉर्म में अगर हम लोग मान लो कि अलग अलग कंडीशंस पे, सपोज कर लो कि P1 आपका दिया हुआ है ना, और V1 दिया हुआ है, मतलब इस प्रेशर पे, P1 प्रेशर पे जो वॉल्यूम है V1 आपको दिया हुआ है, और इसके बाद आपको बोला जा रहा है कि P2 सपोज करो प्रेशर बता दिया, बोला इस पे वॉल्यूम क्या होगा, V2 अननोन है, V2 आपका क्या है, अननोन है। तो अगर V2 आपको फाइंड करना होगा तो आप यहाँ पे इसी चीज को यूज कर सकते हैं K1, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा इक्वल ही रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 P2। ठीक है। सिमिलरली P3 इज इक्वल्स टू P3 V3। ठीक है। इस चीज पे ध्यान दिए। ओके, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। हम लोग चाहे तो अलग अलग कंडीशंस को कंपेयर कर सकते हैं। यहीं पर आप लोग का दो ग्राफ्स आ जाता है इंपॉर्टेंट, जैसा कि ये ग्राफ आप देख सकते हो कि प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ एक हम लोग को बन सकता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम को याद रखिएगा। ऐसा पहले तो एक चीज हमेशा दिमाग में कि ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। द प्रोसेस the process in which temperature is constant, temperature is constant, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको बोला जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। और ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से मैंने करवाया भी था, तो ये चीज आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट यू कैन मैसेज इट अगर आगे बढ़ना है। ठीक है। ओके, तो अब इसी में अगर हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करना चाहें अलग अलग एक्सिस पे, प्रेशर वॉल्यूम किस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो जैसा कि हमें पता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, बॉयल्स लॉ में।
तो बॉयस लॉ में आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये सपोज अगर करते हैं कि ये अलग अलग, क्योंकि हम अगर कोई भी ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कर रहे होंगे, हर एक ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। से यहाँ पे टेम्परेचर T1 कांस्टेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 कांस्टेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर T3 कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ग्राफ जो हम लोग प्लॉट करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं आइसोथर्म, उसको बोला जाता है आइसोथर्म। तो ये सारा आपका क्या है, आइसोथर्म है, ठीक है, आइसोथर्म है, ठीक है। सारा का सारा तीनों ग्राफ आपका क्या है, इसको हम लोग आइसोथर्म बोलेंगे। ऐसा क्यों बोलेंगे, बिकॉज हर एक ग्राफ को प्लॉट करते टाइम मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइसोथर्म। सिमिलरली अगर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V में, तो एक ग्राफ और प्लॉट हो सकता है। देखिए आपका क्या था, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो एक ग्राफ आपका और प्लॉट हो सकता है, एक ग्राफ और आपका प्लॉट हो सकता है, ये प्रेशर इस डायरेक्शन में, यहाँ पे आपका हम लोग 1/V को प्लॉट कर रहे हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस तरीके से मिलेगा। और ये भी आप अलग अलग टेम्परेचर पे देख सकते हैं। से ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज पूछ सकता है कि यहाँ पे T1 T2 T3 में कौन सा मतलब क्या ऑर्डर क्या है, मतलब कि कौन सा ज्यादा है, T1 ज्यादा है, T2 ज्यादा है, T3 ज्यादा है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग को एक जनरल हम बताए थे कि जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम होता है, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो अंदर के काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड होना चाहेगा। तो आप क्या करो, किसी एक चीज को कांस्टेंट ले लो। से आप प्रेशर को यहाँ पे कांस्टेंट मान रहे हो, ठीक है। तो प्रेशर को कांस्टेंट मानने के लिए आप क्या करोगे, एक ऐसे करके सीधा लाइन आप ऐसे करके ग्राफ में ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हर पॉइंट पे अब आपका, सॉरी, प्रेशर कांस्टेंट करना है तो इस तरीके का ग्राफ जाएगा, ठीक है। अब चलो स्ट्रेट लाइन इस डायरेक्शन में बनाए, तो ये आपका हो गया प्रेशर, ये तीनों कांस्टेंट हो गया। अब तीनों टेम्परेचर्स पे वॉल्यूम को देखना है, ठीक है, तीनों टेम्परेचर्स पे वॉल्यूम को ऑब्जर्व करेंगे। तो तीनों टेम्परेचर में आपको दिख रहा है कि T3 का वॉल्यूम सबसे कम है, T3 का, और T1 टेम्परेचर पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। ये वॉल्यूम आपका सबसे कम वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम आपका सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। तो नॉर्मल सा बात है, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि T1 आपका सबसे ज्यादा होगा, T1 ग्रेटर होगा आपका सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका T2, उसके बाद आपका T3, ठीक है। T1 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद T2 होगा, उसके बाद आपका T3 होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ में आपको ऑब्जर्व करने दिया जाए कि T1 T2 T3 इसमें से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो इसमें भी आप क्या करो, प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, एक स्ट्रेट लाइन मार दिए, प्रेशर आपका कांस्टेंट हो गया। अब एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हायर टेम्परेचर पे वॉल्यूम ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस में 1/V है। तो वॉल्यूम जहां सबसे मतलब वॉल्यूम अगर मैक्स होगा तो 1/V आपका मिनिमम होगा, 1/V आपका मिनिमम होगा। यानी कि हायर टेम्परेचर जो T1 टेम्परेचर है वहां पे 1/V सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो 1/V आपको सबसे कम इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको 1/V सबसे कम मिल रहा है। तो 1/V अगर आपको सबसे कम मिल रहा है तो वो टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, टेम्परेचर आपका मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आपका भी T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, ठीक है। वॉल्यूम अगर मैक्सिमम जाएगा तो नॉर्मल सा बात है, रेसिप्रोकल हो गया तो 1/V आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। इस पे हम लोग ने क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। जैसे कि बलून अगर आप एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हो तो क्या क्या हो सकता है, वहां पे अलग अलग सिचुएशंस आपको बताए थे। उसके बाद आपको बताए थे कि हाइयर जब माउंट एवरेस्ट पे कोई क्लाइंब करता है तो वहां पे ऑक्सीजन वो सांस नहीं ले पाता है। तो ये सब इसके फेनोमेनन आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो आज चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट लॉ जो आपका है, नेक्स्ट लॉ है आपका चार्ल्स लॉ। इसमें किसी को डाउट है, यू कैन रेज योर हैंड, अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, मतलब किसी को कोई
ओप्पो A71। आप अपना नाम चेंज करो, क्या नाम है? चेंज योर नेम, ओप्पो A71। ओके। ओके प्रशांत, तो साउंड आ रहा है क्लियर अब? ओके। सो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लॉ के तरफ। नेक्स्ट लॉ में आपका है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जैसा कि हम लोग जानते हैं, चार्ल्स लॉ भी, चार्ल्स लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। चार्ल्स लॉ, नेक्स्ट गैस लॉज है चार्ल्स लॉ आपका। तो व्हाट इज चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ बेसिकली इस लॉ का स्टेटमेंट, आप दो स्टेटमेंट इसको समझ सकते हैं। एक स्टेटमेंट आपको इस तरीके से है कि जब भी हम वॉल्यूम को 1 डिग्री बढ़ाते हैं, है ना, फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जब ईच डिग्री राइज होता है, अच्छा यहाँ पे याद रखना, ईच डिग्री राइज हम डिग्री सेल्सियस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लॉ जो बना था ये पहले डिग्री सेल्सियस में था, फिर इसको केल्विन में बनाया गया था, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में आपका जो जब भी 1 डिग्री मतलब कि राइज होता है टेम्परेचर में, तो फिर वॉल्यूम इंक्रीज होता है गैस का, वॉल्यूम इंक्रीजेस इंक्रीजेस बाय 1/273 टाइम्स, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं। सपोज कर लो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका गैस का वॉल्यूम है V0, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका गैस का वॉल्यूम है V0। यही जब मान लो 1 डिग्री अब सेल्सियस राइज हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो 1 डिग्री सेल्सियस हो गया तो नया वॉल्यूम गैस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा 1/273 टाइम्स, तो ये हो जाएगा V0 प्लस 1/273 टाइम्स ऑफ V0, ठीक है। सिमिलरली ये 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब क्या हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस हो गया तो फिर ये 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो V0 से ये 2 टाइम्स बढ़ेगा, मतलब V0 प्लस 2/273 इंटू V0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर सपोज करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते T डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते T डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया, तो फिर यहाँ पे आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा V0 प्लस, और ये यहाँ पे T टाइम्स बढ़ जाएगा, T टाइम्स बढ़ जाएगा मतलब T/273 इंटू V0 हो जाएगा, ठीक है। T/273 इंटू V0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको लिखना चाहें, इसी सेम चीज को यहाँ पे अगर लिखें हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं, इस चीज को यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 273 इंटू V0 प्लस T इंटू V0। अच्छा, अभी तक याद रखना कि आपका T जो है किस में है, डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 273, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 27 ऊपर से अगर हम लोग V0 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो V0 को अगर कॉमन लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा T प्लस 273 डिवाइडेड बाई 273, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप अगर गौर करो तो ये वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस है, और टेम्परेचर पे अगर ध्यान देते हैं
तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर आपका है T+273। अगर T डिग्री सेल्सियस में है और इसमें 273 ऐड हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट टेम्परेचर एट, ये हो जाएगा V0। और ये हो आपका T+273 को हम लोग कैपिटल T लिख देते हैं, और ये कैपिटल T आपका बस सेल्सियस में अब नहीं है, किस में चल गया है, चेंज होकर के ये केल्विन में चला गया है। केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग ऐड करते हैं, टेम्परेचर किस में चला गया, केल्विन में। अच्छा, और डिवाइडेड बाय नीचे 273 है। देखो इनिशियल टेम्परेचर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस माने थे, 0 डिग्री सेल्सियस का ही मतलब होता है 273 केल्विन। ठीक है, तो हम लोग इसको इनिशियल टेम्परेचर के नाम से जान सकते हैं, तो इनिशियल टेम्परेचर को टी आई कर देते हैं। ठीक है, टी इनिशियल कर देते हैं। ये आपका वी नॉट बीज क्या था, वी नॉट आपका टी इनिशियल था, मतलब कि टी आई पे कितना वॉल्यूम है, वी नॉट वॉल्यूम है। तो अगर हम चाहें तो इस चीज को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस वी वी टी बाई वी नॉट, ये बराबर आपका हो जाएगा। अब हो गया यहाँ पे टी, टी आपका किस में है, केल्विन में है, और नीचे में टी इनिशियल हो गया, है ना। आप अगर सबको अगर इस फॉर्म में लिखो तो आपको ये वी इनिशियल बोल सकते हो, और ये वॉल्यूम आप बोल सकते हो टी केल्विन पे। ठीक है, अब टी केल्विन पे आप वॉल्यूम बोल सकते हो। तो इसी पर्टिकुलर लॉ को, सेम लॉ को, सेम जो चार्ल्स लॉ है आपका, अगर इसी चार्ल्स लॉ को हम केल्विन स्केल में एक स्टेटमेंट बनाना चाहें, ठीक है। अच्छा, यहां पे भी याद रखिएगा, आपका दो चीज को हमेशा याद रखिएगा, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। जब भी रिलेशन बताते हैं किसी दो चीज में तो बाकी दो चीज को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम रिलेशन बता रहे हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर में, तो आपका क्या क्या चीज कांस्टेंट रहेगा, तो यहां पे आपका कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा प्रेशर, कांस्टेंट रहेगा आपका प्रेशर, और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मींस अमाउंट ऑफ गैस, ये दो चीज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट आया है, यहाँ पे जो ये आपका फाइनल रिजल्ट आया है फर्स्ट स्टेटमेंट से, इसी पर्टिकुलर चीज को यूज करके अगर एक स्टेटमेंट हम लोग बनाए, लेकिन वहां पे टेम्परेचर आपका केल्विन स्केल में रहेगा, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग नेक्स्ट, इसी लॉ को अगर हम लोग अलग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो उसको देखते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी, एंड फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर किस में रहना चाहिए, ये अगर इस तरीके से बताएंगे तो टेम्परेचर मैंडेटरी है कि केल्विन स्केल में ही होगा। ठीक है, टेम्परेचर आपका किस में होगा, केल्विन स्केल में ही होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो V इज इक्वल्स टू, अगर इसी को हम लोग लिखें तो V इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, K2 कर देते हैं। फर्स्ट बॉयल्स लॉ के लिए K1 लिए थे कांस्टेंट, यहां पे हम लोग K2 कर देते हैं, K2 इंटू टी। ठीक है, तो यहां पे आपका K2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा V बाई टी। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह इसी चीज को और हम लोग बोल सकते हैं कि V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2 इज T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये अगर लॉ को इस फॉर्म में लिखते हो कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रहेगा, टेम्परेचर केल्विन में रहना मैंडेटरी है। ठीक है, अच्छा, दो क्वेश्चन जनरली होता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कभी कभी, कभी और ऑब्जेक्टिव में, कि आखिर केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर क्यों बोला जाता है। ठीक है, केल्विन स्केल को, केल्विन स्केल को
एब्सोल्यूट स्केल क्यों बोला जाता है, व्हाई? एब्सोल्यूट स्केल मतलब जनरली जो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर बोला जाता है केल्विन स्केल को, ऐसा क्यों बोला जाता है, ठीक है। और जीरो केल्विन को, जीरो केल्विन जो टेम्परेचर है इसको एब्सोल्यूट जीरो के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि इस तरह से क्यों बोला जाता है कि ये एब्सोल्यूट जीरो है, और उसको क्यों बोला जाता है कि ये आपका एब्सोल्यूट स्केल में है। तो इसको देखिएगा, इसी ग्राफ से हम आपको बताने को एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बोला जाता है। देखो क्या था कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व बनाया, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का कर्व बनाया गया, ठीक है। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का कर्व बनाया गया, ठीक है। अब ये जो कर्व है, अच्छा एक बात और यहाँ पे, जैसा कि वहां पे हम बॉयल्स में बताए थे कि जहां जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट लिया है, और जहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको आइसोबेरिक प्रोसेस बोला जाता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रोसेस प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट, pressure is constant, is known as isobaric process, is known as isobaric process, is known as isobaric process, ठीक है। और जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे उसको आइसोबार्स बोलेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिलेगा। देखो अब यहाँ पे जैसे मान लो कि मेरे को ग्राफ कुछ इस तरीके का मिल रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके का मिला। तीन ग्राफ आपको, सपोज करो तीन ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। से ये आपको P1 पे मिला, ये आपको P2 पे मिला, ये आपको P3 पे मिला, अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग ग्राफ आपको मिला है, ठीक है। P3 पे मिला है ना। अब क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो जैसा कि उस केस में हम लोग जो प्लॉट बनाते थे, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था तो आइसोथर्म बोलते थे, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो ये सबको आइसोबार्स बोला जाता है, ये सबको बोला जाता है आइसोबार्स, ठीक है। हुआ क्या, अब भाई क्या है कि साइंस का एक मजबूरी भी समझो इसको, कि हम जीरो केल्विन का टेम्परेचर मतलब प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब हम देख तो नहीं सकते हैं कि जीरो केल्विन पे कैसा गैस बिहेव करेगा, क्योंकि इंसान के लिए इम्पॉसिबल है कि जीरो केल्विन का टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बना पाए, -273 का। तो क्या किया गया कि इसी ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया गया, जैसे आप लोग लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ पढ़ते थे 9th-10th में, तो क्या करते थे, दो पॉइंट आप लोग कर लेते थे, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन बना देते थे। तो ये जो ग्राफ आपका मिल रहा था, इसी ग्राफ को पीछे की तरफ खींच के देखा गया, ठीक है, पीछे की तरफ खींचा गया, और खींचने पे पता चला कि जीरो केल्विन पे हर एक गैस का वॉल्यूम आपको जीरो मिल रहा है ना। वॉल्यूम ऑफ गैस इज जीरो, ठीक है। अब एक बार वॉल्यूम किसी गैस का जीरो हो गया तो जीरो केल्विन से नीचे का टेम्परेचर भी जाएंगे तो भाई थोड़ी अब वॉल्यूम गैस का निगेटिव में थोड़ी आने लग जाएगा, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो इसीलिए क्योंकि जीरो केल्विन पे वॉल्यूम ऑफ गैस इज जीरो, तो इसका मतलब इसीलिए बोला जाता है कि केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल बोला जाता है, और जीरो केल्विन से नीचे का टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर उससे नीचे का टेम्परेचर अगर हम लोग काउंट करते हैं तो फिर वॉल्यूम ऑफ द गैस को क्या काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि जीरो केल्विन पे वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस इज जीरो, दैट इज व्हाई केल्विन स्केल इज नोन एज एब्सोल्यूट स्केल एंड जीरो केल्विन इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। ओके, किसी को कोई डाउट है इस चीज में तो यू कैन रेज योर हैंड, आपको अनम्यूट करके हम पूछ लेंगे इफ एनीवन हैज डाउट। नहीं है, सबका क्लियर है, ओके। तो ठीक है, बढ़ते हैं फिर। तो ये आपका हो गया चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ के बाद आपका नेक्स्ट लॉ है गे लुसैक्स लॉ। तो गे लुसैक्स लॉ पे ध्यान देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लॉ है आपका गे लुसैक्स लॉ। गे लुसैक्स लॉ, अब गे लुसैक्स लॉ को समझने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। गे लुसैक्स लॉ में थोड़ा डिफरेंस है।
जनरली हम लोग देखते हैं कि गर्मियों के समय में गाड़ी का टायर जो होता है वो फट जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है दिमाग में कि गर्म जब टेम्परेचर बढ़ा तो अंदर क्यों। देखिए, गे लुसैक्स लॉ जो है ये आपका इंटरनल प्रेशर पे बेस्ड है। पहला बात तो इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये एक बलून है, ठीक है, सपोज करते हैं एक बलून है, तो बलून तो स्ट्रेच हो सकता है। तो स्ट्रेच हो सकता है तो देखो, गैसियस मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर लगाएंगे वो होता है इंटरनल प्रेशर, और जो एटमॉस्फेयर इस बलून के सरफेस पे जो प्रेशर लगाएगा ये होता है पी एक्सटर्नल, ठीक है, पी एक्सटर्नल, ठीक है। लेकिन ये तब होता है जब इस बलून का जब पी एक्सटर्नल को हम लोग काउंट कब करते हैं? पी एक्सटर्नल को तभी काउंट कर सकते हैं जब वॉल्यूम, मतलब जो बाउंड्रीज है बलून का, वो स्ट्रेचेबल हो, मतलब बढ़ घट सके, ठीक है। लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दे, जैसे कि मान लो गैस सिलेंडर जो घर में रहता है लोहा का बना है, अब उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या असर पड़ेगा? ठीक है, उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ता, तो वहां पे पी एक्सटर्नल जैसे चीजों को हम लोग काउंट नहीं करते। हाँ, लेकिन वहां पे हम लोग एक चीज और ही ध्यान में रखने वाला पार्ट है कि हम लोग जब गैस लॉज लगाते हैं, तो अब देखो क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जाओगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स जो अंदर वाला इंटरनली हिट करेगा, ठीक है, अगर मान लो वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता है तो सिलेंडर में ये सेम प्रेशर के साथ अंदर भी आएगा। तो हम लोग पी इंटरनल को वहां पे पी एक्सटर्नल बोल देते हैं, लेकिन वो एक अलग फेनोमेना है, वो सब जगह यूज नहीं होता है। तो जनरली याद रखिएगा, गैस लॉस जो है उसको हम लोग पी इंटरनल, यहाँ पे पी इंटरनल के साथ रिलेट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गैस लॉज में गे लुसैक्स लॉ आपका नेक्स्ट लॉ है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये बोलता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर मान लो कि जो गैस लिए हो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम उसका घट बढ़ नहीं सकता, ठीक है, वॉल्यूम उसका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब कि एंड कांस्टेंट, आपका एन भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स गैस का कांस्टेंट है, तो वहां पे याद रखिएगा, पी इंटरनल मींस इंटरनल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पी इंटरनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ इंटरनल प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर का मॉलिक्यूल्स इसको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि गर्मियों में क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गाड़ी का चक्का के में जो हवा रहता है वो हवा का इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टायर फट जाता है, ठीक है। तो यही यही आपका इस चीज के लिए रीजन बनता है। अच्छा, सिमिलर चीज एक और बताते हैं, ऐसा जैसे कि बताया आपको कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है तो उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो उसको बोलते हैं आइसोपेरिक प्रोसेस, और जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो फिर आइसोकोरिक प्रोसेस डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन करेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस को डिफाइन कैसे किया जाएगा? आइसोकोरिक प्रोसेस को डिफाइन किया जाएगा, प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रोसेस प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर इन विच द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और अगर इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, पी इंटरनल और टेम्परेचर का अगर ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेटेड है, तो आपका टेम्परेचर को हम लोग लेते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जितने भी जगह चाहे जो भी लॉज हम बता रहे हैं, आपको जहां पे टेम्परेचर लेना है बाकी यूनिट्स को आप सेम लो, एमएमएचजी में प्रेशर दिया है, टॉर में दिया है प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर मैंडेटरी है कि ये केल्विन में ही रहेगा, तभी गैस लॉज में ये लॉज परफेक्टली फिट होगा, इस बात को याद रखना। तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में ही देना, ये चीज जरूरी है, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम लोग देखते हैं पी इंटरनल और टेम्परेचर, ठीक है, पी इंटरनल और टेम्परेचर, तो इन दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए आपका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स होगा, ठीक है। अलग अलग वॉल्यूम पे काउंट करने का अगर बात आ गया, से ये V1 वॉल्यूम पे है, ये V2 वॉल्यूम पे है, ठीक है, ये V3 वॉल्यूम पे है, तो अलग अलग ग्राफ को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्लॉट किए हैं, तो इसीलिए इस प्लॉट को बोला जाता है आइसोकोर्स, इसको बोला जाता है
आइसोकोर, आइसोकोर बोला जाता है। ठीक है, V1 V2 प्रेशर। अच्छा, यहां पे अगर आपको कंपेयर करने बोला जाए कि V1 आपका ज्यादा है, V2 ज्यादा है या V3 ज्यादा है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे? आपको पता है कि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आप P इंटरनल को कांस्टेंट मान लो, मतलब एक इस तरह से ग्राफ बना लो। ठीक है, ये आपका बन गया। पी इंटरनल को मैंने कांस्टेंट कर दिया। अब वी वी वॉल्यूम को आप टेम्परेचर से रिलेट करो, तो आपको पता है हायर टेम्परेचर पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। तो देखो आपका हायर टेम्परेचर यहाँ पे है। ठीक है, ये सबसे हायर टेम्परेचर है, ये इससे कम, ये इससे कम। तो यानी कि V3 आपका सबसे ज्यादा होगा, V3 आपका सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि V3 सबसे ज्यादा होगा, V2 उससे कम होगा, और V1 सबसे कम होगा। ठीक है, Vi सबसे कम होगा। किसी कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है ये लूसेक्स का लॉ? एवरीवन ओके। तो चलो एक क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप लोग खुद से बनाने का कोशिश करना और बताना मेरे को कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो गेट रेडी एवरीवन, आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अ सिलेंडर, अ गैस सिलेंडर, अ गैस सिलेंडर, cylinder will burst if the pressure increases more than 15 atmosphere, more than 15 atmosphere। ठीक है, at 300 Kelvin pressure in the cylinder pressure inside the cylinder is 9 atm, 9 atmosphere। क्वेश्चन है at what temperature the cylinder will burst, at what temperature the cylinder will burst। will burst, कितने टेम्परेचर के बाद सिलेंडर फट जाएगा? क्वेश्चन है, चलिए आप लोग को देते हैं। यू कैन हैव टेक योर टाइम 2-3 minutes, solve the question and tell me the answer fast। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो आंसर। आयुष का आंसर आ गया 500 केल्विन। बाकी लोग भी बनाओ, देखो आयुष का आंसर सही है कि नहीं, पता करो सब मिलके। सबका रेस्पॉन्स चाहिए। आदित्य क्या हो गया, शांत बैठा हुआ, जल्दी जल्दी बना। अंकित, अविनाश, अच्छा सैफ, ये मिस्टर एक्स नाम से अपना नाम सेव किया है क्या? इसको चेंज कर, सैफ अली कर जल्दी, नहीं तो रिमूव कर देंगे। ओप्पो A71 अपना नाम भी चेंज कर लेना। अविनाश का आंसर आया है 180 केल्विन। प्रशांत का 500। प्रशांत 500 के साथ यूनिट लिखा कर रहे भाई, काहे के लिए ऐसा करता है? ठीक है,
ठीक है, चलो तो ये लोग क्वेश्चन बनाते हैं, देखो ये लोग क्वेश्चन कैसे बनेगा। अभी बताए गे लुसैक लॉ के हिसाब से कि इंटरनल प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि V1, सॉरी 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 सॉरी, हम लोग बोल सकते हैं P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2, P2/T2। और यहाँ पे प्रेशर, अच्छा तो इनिशियली देखते हैं पी वाई कितना था। तो इनिशियली आपका 300 केल्विन T1 था, और उस टेम्परेचर पे इंटरनल प्रेशर कितना था, 9 एटमॉस्फेयर था। तो प्रेशर आपका ये प्रेशर हो गया 9 एटमॉस्फेयर, और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑलरेडी केल्विन में दिया हुआ है, तो चेंज करने का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 300 केल्विन इज इक्वल्स टू P2 P2 कितना दिया हुआ है, P2 आपको 15 एटमॉस्फेयर से ज्यादा होने पे फट जाएगा, यानी कि P2 आपको 15 एटमॉस्फेयर आप लोगे, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कितने टेम्परेचर पे वो फटेगा। ठीक है, तो बर्स्ट करेगा 15 एटमॉस्फेयर, और डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया T2। यहाँ से T2 का वैल्यू आप लोग को निकालना होगा। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा आपका, चलो यूनिट यहाँ से पहले हटा देते हैं, तो एटीएम एटीएम तो कट जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर आपका केल्विन में आना भी चाहिए। तो T2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 9, डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 300 से 3 बार में कट जाएगा, आंसर आपका 500 केल्विन है, जिसका 500 केल्विन आंसर था। सही है, मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है? किसी कोई डाउट है इस गे लुसैक्स लॉ में, पूछ सकते हो। चलिए, ओके। प्रभात समझ में आया? प्रभात तुम भी क्लास नहीं किए थे, प्रभात का आंसर नहीं आ रहा कुछ, क्या बात है प्रभात, खाली देख रहे हो क्या? ठीक है, ओके, समझ में आया ये चीज। चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ का तो पूछना नहीं है, क्योंकि एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। तो एक लॉ है आपका लास्ट बचा हुआ, जिसको बोलते हैं एवोगैड्रोस लॉ। और ये लॉ क्या है, ये लॉ बहुत ही सिंपल है। ये बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volumes of all gases, equal volumes of all gases contains equal number of molecules, contains equal number of molecules, number of molecules। अगर स्टेटमेंट के टर्म में लिखना चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि आपका जो वॉल्यूम होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होगा। ठीक है, वॉल्यूम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होगा। और यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम आपका इक्वल्स टू हो जाएगा से सम कांस्टेंट, यहाँ K4 मान लेते हैं, तो K4 इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, एन आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। अच्छा, इसी चीज को हम चाहे तो डेंसिटी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो इसमें आप समझ लीजिए ऐसा कि वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं K4, और एन, एन का मतलब क्या होता है, गिवन मास से स्मॉल एम, ये आपका स्मॉल एम गिवन मास हो गया, और कैपिटल एम आपका हो गया मोलर मास, यही होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम लोग यहां से मोलर मास को इस साइड लेके आ जाएं, और यहाँ पे लिखें K4 डिवाइडेड बाई एम इंटू, सॉरी, एम बाई वी,
तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, ये आपका डेंसिटी हो गया, दिस इज योर डेंसिटी, सो यू कैन राइट इट एज K4 into D. K4 into D, where D is the density of the gas. D आपका क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ द गैस हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग चाहे तो इस तरह से डेंसिटी से भी रिलेट कर सकते हैं। किसी कोई डाउट है तो इसमें आप रेज हैंड करके पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए, अब उसके बाद आप लोग को जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में दिक्कत होता है यूनिट कन्वर्जन्स में, वैसे उसमें होना नहीं चाहिए लेकिन क्यों होता है मेरे को समझ में नहीं आता है, तो इसमें सबसे पहले कुछ कुछ चीज आप लोग ध्यान देना। देखो, अगर एसटीपी का बात हो रहा है, एसटीपी का, एसटीपी का मतलब होता है टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस होगा। प्रेशर आपका 1 बार होता है, एसटीपी पे प्रेशर आपका 1 बार होता है। ठीक है, प्रेशर आपका क्या होता है, 1 बार होता है। और कोई भी गैस हो, अगर 1 मोल का वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस अगर आप एसटीपी पे लेते हो, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 1 मोल of any gas at STP, any gas at STP, STP, STP पे ये आपका होता है 22.7 लीटर, ये आपका होता है 22.7 लीटर। ठीक है, ये आपका होता है 22.7 लीटर। प्रेशर के यूनिट पे भी थोड़ा ध्यान देना, प्रेशर के यूनिट पे ध्यान देना, जैसे कि यूनिट्स पे हम यूनिट कन्वर्जन प्रेशर्स का थोड़ा आपको बता देते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज 22.7 लीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेशर के यूनिट्स पे। तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर पे थोड़ा आप लोग ध्यान दे लो पहले ही। देखो, एक तो आप लोग को पता है 1 बार, अभी तो 1 बार का कैसे होता है कन्वर्सन ऐसा यूनिट में, तो 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पैस्कल। आपको पता होगा कि पैस्कल ऐसा यूनिट होता है। पैस्कल को आप दूसरे टर्म्स में अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, एक प्रेशर का यूनिट आप लोग को एटमॉस्फेयर बार बार आता है, अब इसके बारे में भी ध्यान दे दो। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 1.013 बार। ठीक है, 1.013 बार, यानी कि अगर आपको इसको चेंज करना है पास्कल में तो आप लिख सकते हो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। उसके बाद एक दिया रहता है आप लोग को कि MMHg में दिया रहता है, तो याद रखिएगा ये सब सेम ही है। वैसे 1 atm इज इक्वल टू होता है 760 ऑफ Hg कॉलम, ये प्रेशर होता है। ये बेसिकली हम लोग मरकरी के ऊपर, मरकरी के मतलब किस हिसाब से राइज करता है, एक कॉलम रहता है, जैसे थर्मोमीटर में आपका मरकरी रहता है उसी तरह से आप लोग उस कॉलम के हिसाब से बताते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर होता है आपका 760 ऑफ Hg कॉलम। ठीक है, और अगर इसी को सेंटीमीटर में बोलना चाहो तो ये हो जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, Hg कॉलम। और अगर 1 atm को टॉर में बोलना चाहो तो ये हो जाएगा 760 टॉर। ठीक है, ये सारा प्रेशर का यूनिट्स है, इसको ध्यान दीजिएगा, आपके पास पीडीएफ मिल जाएगा नोट्स। ये सब यूनिट्स आज के बाद नहीं भूलना है, ये सबको ध्यान में रखना है, क्योंकि बिना इनके हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बहुत दिक्कत होगा आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बनाने में, इसलिए थोड़ा सा इन प्रेशर्स को, यूनिट्स को ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, कॉलम मींस प्रेशर, कॉलम मींस प्रेशर। देखो क्या होता है ना, जैसे आपका मरकरी में क्या होता है कि जैसे थर्मोमीटर में जो घर में आप यूज करते हो, उसमें क्या रहता है ना कि मरकरी का एक कॉलम होता है।
ठीक है, मरकरी का एक कॉलम होता है, और ये आपका पूरा थर्मोमीटर बना रहता है, वहां पे एक स्केल रहता है जो देखता है कि कितना मरकरी राइज कर रहा है, मरकरी का एक्सपैंड करने का टेंडेंसी होता है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे अगर मरकरी 760 mm अगर एचजी कॉलम में कर रहा है राइज, तो आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा। अगर सिमिलरली 76 सेंटीमीटर राइज कर रहा है तो आपका 1, उसी हिसाब से हम लोग टेम्परेचर भी बताते हैं, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम किस हिसाब से बढ़ रहा है मरकरी का टेम्परेचर, वही देख करके हम लोग बॉडी टेम्परेचर बताते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत इसमें? ओके, ठीक है। ओके आयु, हाँ ठीक है, तो इन यूनिट्स को ध्यान में रखिएगा अच्छे से। ठीक है, ये यूनिट्स आपके काम आएंगे, अब जाकर के नेक्स्ट में आप लोग को बताएंगे तो काम आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आइडियल गैस लॉ स्टार्ट करते हैं। अविनाश रेज्ड हैंड। ओके अविनाश रुको, तुमको अनम्यूट किया जाए, पूछा जाए तुमको क्या दिक्कत है। हेलो सर। हाँ बोलो। बोले सर SATP क्या होता है? SATP स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ उसमें इससे क्या होता है? उस पे आपका उसी पेज में बस थोड़ा सा टेम्परेचर और प्रेशर का बस डिफरेंस आता है। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। एसएटीपी 3 कंडीशंस होता है, आपको ऑलरेडी मेरे ख्याल से क्लास में बताया, एब्सेंट थे क्या तुम भी उस दिन? एक होता है नो सर। SATP होता है, एक होता है NTP। ठीक है ना? आपने एनसीईआरटी के नीचे देखना SATP दिया हुआ है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और इसका मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एनटीपी पे आपका टेम्परेचर हो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं हम लोग। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर आपका लेते हैं 1 ATM, 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी, ये बराबर हो जाता है आपका 22.4 लीटर। ठीक है, सिमिलरली यहां तक क्लियर है? क्लियर है अविनाश? ठीक है, अच्छा एसएटीपी पे क्या कंडीशन है ये भी बता देते हैं। ये टेम्परेचर आपका होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर आपका 1 बार होता है, प्रेशर आपका 1 बार होता है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, अगर एसएटीपी पे कैलकुलेट करते हो, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस, अगर हम लोग बोले एट एसएटीपी, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये बराबर आपका हो जाता है 1 बार, सॉरी सॉरी 1 बार नहीं होता, 1 ATM होता है। सॉरी सॉरी बेटा, यहाँ पे बस आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। टॉर, टॉर आपका प्रेशर का ही यूनिट है।
व्हाट इज टॉर? टॉर आपका प्रेशर का यूनिट है। 1 एटीएम बराबर होता है 760 टॉर। ठीक है, यहाँ पे बार नहीं होगा, यहाँ पे एटीएम होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट अविनाश? क्लियर है? कुछ बोल ले, तुम अनम्यूट है अभी तक। ठीक है, एसएटीपी, और यहाँ पे भी 22.4 ही लीटर होता है। 24.46 कर लो। ठीक है, 24.46 लीटर, ये आपका हो गया एसएटीपी का कंडीशन। एसटीपी वाला पिछले पेज में हम करवा दिए थे, सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, उसमें ध्यान रखिएगा। एसएटीपी पे आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसएटीपी हो गया 24.46 लीटर। एनटीपी पे हो जाएगा आपका 22.4 लीटर, और एसटीपी पे आपका हो जाएगा 22.7 लीटर। ठीक है, हाँ, एसटीपी पे आपका प्रेशर 1 बार होता है। आयुष पूछ रहा है एसटीपी पे आपका प्रेशर 1 बार होता है। ठीक है, एनटीपी पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, और एसएटीपी पे भी प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर होता है। बस डिफरेंस एसएटीपी और एनटीपी में टेम्परेचर को लेके है। एनटीपी में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, और एसएटीपी में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, और एसटीपी में 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। हाँ, ठीक है, एनटीपी के हिसाब से। सचिन कुमार, सचिन, हाँ सचिन, ठीक है। एसएटीपी और एनटीपी में बस डिफरेंस टेम्परेचर का आता है, और एसटीपी में भी टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, प्रेशर का भी डिफरेंस आता है। थोड़ा सा ध्यान दे लो, सारे यूनिट्स को लिखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एसएटीपी पे भी आ, देखो बेसिकली था क्या कि जितने यूनिट्स को बताया गया था, जैसे पहले क्या था कि अर्लियर टाइम में एसटीपी पे 1 एटमॉस्फेयर ही लेते थे। फिर धीरे धीरे नया कन्वेंशन जब स्टार्ट हुआ था तो एसटीपी पे 1 बार लेने लगे। तो ये 1 एटीएम की जगह, ठीक है, आप लोग इसको और 1 बार कर लो, है ना। 1 एटीएम हटा दो, इसको आप इसको 1 बार ही कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बस इसको याद रखना, क्योंकि इससे आप लोग अभी अभी हम करवाएंगे गैस लॉज में, आप समझ में आ जाएगा कि डेरिवेशंस में इसका कैसे यूज करना है। ठीक है, आपको करना है, इसको 1 बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 24.46, ये वॉल्यूम को बस याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ गैस कितना। एसएटीपी है तो 24.46 लीटर, एनटीपी है तो 22.4 लीटर, और आपका एसटीपी है तो 22.7 लीटर। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? अब कोई डाउट नहीं है किसी को? आगे बढ़े आइडियल गैस लॉ की तरफ। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मूव टू आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ, ठीक है। तो आइडियल गैस लॉ होता क्या है, पहले इस चीज को ध्यान दे दो। ठीक है, आइडियल गैस लॉ होता क्या है? तो द गैस विच स्ट्रिक्टली फॉलोज, द गैस विच स्ट्रिक्टली फॉलोज, स्ट्रिक्टली फॉलोज बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोज लॉ। चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोज लॉ। इसमें गे लुसाक्स लॉ नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे सर गे लुसाक्स लॉ को क्यों नहीं इंक्लूड किया इसमें। तो आपको पता होगा गे लुसाक्स लॉ के केस में हम थोड़ा सा डिफरेंस आपका प्रेशर को लेकर रखे था, वहां पे इंटरनल प्रेशर के बारे में बात हो रहा था, इसलिए उसको नहीं लिया गया। ठीक है, तो गैस विच स्ट्रिक्टली फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रोज लॉ इज नोन एज आइडियल गैस। ठीक है, उसको आइडियल गैस बोलते हैं, इज नोन एज आइडियल गैस, इज नोन एज आइडियल गैस।
ठीक है, ये आइडियल गैस का डेफिनेशन है। ठीक है, अब बोलोगे आइडियल गैस लॉ क्या है, तो आइडियल गैस लॉ को तीनों लॉज को रिलेट करके निकाला गया। जैसे बॉयल्स लॉ का क्या एक्सप्रेशन था, बॉयल्स लॉ का एक्सप्रेशन था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ के लिए क्या था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, और अवोगाद्रोस लॉ के लिए था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, यहां पे भी वॉल्यूम हम एक ही साइड लेके चल जाते हैं, इसी को लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर तीनों तीनों लॉज को एक साथ लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, तीनों लॉ को अगर एक साथ लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई पी। ठीक है, एन टी बाई पी। तो यहां से हम लोग यहीं से इक्वेशन आया, एक कांस्टेंट, अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना होगा तो एक कांस्टेंट चाहिए होगा, वो हो जाता है आर। आर बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर एन टी बाई पी आया। ठीक है, और यहां से आपका हो गया पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये इसी को बोला जाता है आइडियल गैस लॉ, इसको बोला जाता है आइडियल गैस लॉ। ठीक है, दिस इज योर आइडियल गैस लॉ। ठीक है, इसको बोला जाता है आइडियल गैस लॉ। एक इंपॉर्टेंट बात, अब बोलोगे सर यहाँ आर का वैल्यू क्या होता है। देखो आर का वैल्यू मेरा अगर बस चले तो हम तो डेरिवेशन जानते ही कर देंगे, है ना, लेकिन आर आप लोग खुद से कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे, हम वो आइडिया आपको बताते हैं, आप कैलकुलेट करके कल मेरे को ये वाला चीज बताना कि आर का वैल्यू खुद से कर, और अलग अलग यूनिट्स में करना है, इस बात को भी ध्यान देना। अब जैसे हम बता देते हैं, एक तरीका बता रहे हैं, आप उसको समझो। ठीक है, कैसे करते हैं। ठीक है, देखो यहां पे आपको पता है, आपको आइडियल गैस लॉ क्या आया, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। और अभी तुरंत हम आप लोग को बताए हैं कि एसटीपी पे कोई भी गैस का वॉल्यूम, एक मोल गैस का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 1 मोल ऑफ एनी गैस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस होगा 22.7 लीटर। ठीक है, तो यहां पे आप कुछ नहीं, बस एसटीपी के कंडीशंस का प्रेशर को अप्लाई करो। तो एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है, 1 बार, तो यहाँ बार में आप प्रेशर में 1 बार लिख दो। वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर। लीटर, एन का वैल्यू, एन हम लोग 1 मोल माने हैं, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई आर, मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर कितना होता है एसटीपी पे, एसटीपी पे 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। ठीक है, तो यहां से आप आर का वैल्यू निकाल सकते हो। आर का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा आपका 22.7, यूनिट पे ध्यान देना, 22.7। अच्छा, ये 1 मोल है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे मोल है। ठीक है, तो 1 मोल है तो 22.7, ये हो गया आपका लीटर, बार लीटर डिवाइडेड बाई, इस साइड में आपका मोल नीचे आएगा, टेम्परेचर, तो ये आपका मोल हो गया 1 मोल, और ये हो गया आपका 273 केल्विन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग, एक यूनिट आपको पता चला बार लीटर पर मोल पर केल्विन, ये आर का वैल्यू आप लोग कल कैलकुलेट करके मेरे को बताएंगे, और कल हम इसका देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग आर का क्या क्या, और अलग अलग यूनिट्स में कंपेयर करना। ये 22.7 लीटर है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप बार को एटमॉस्फेयर में चेंज कर सकते हैं, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं, अलग अलग यूनिट्स में चेंज करके आप खुद से इस आर के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग निकालिए इस वैल्यूज को। ठीक है, मेरे ख्याल से जो क्लास किए थे मंडे को, उनको पहले भी ये चीज करवा चुके हैं। और कल हम लोग प्रभात को एक डाउट था कि काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, जो फॉर्मूला आया पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnr u²rms, वो कहाँ से आया। तो हम लोग काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस का कल डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए घर में मन लगा के, कोरोना में बैठिए घर में और अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।